आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को आगे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमैटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है, तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है।
इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। पृष्ठ पर चित्र 4.1 दिखाया गया है, जिसमें एक गांव का मानचित्र है। इस चित्र में एक तरफ पोस्ट ऑफिस है, जिसको कि मानचित्र में एक विशेष रंग से दिखाया गया है। साथ ही उस पर सांकेतिक रूप से PO लिख दिया गया है। इसी प्रकार दुकानों वाले क्षेत्र को अलग रंग से दर्शाया गया है। इसी प्रकार मानचित्र में सामुदायिक केंद्र को पीले रंग से दर्शा दिया गया है तथा खेल के मैदान में हल्की घास दिखाकर दर्शा दिया गया है। चित्र में कुएं को एक काले बिंदु से दर्शाया गया है, वहीं विद्यालय को एक अलग रंग से। इसी प्रकार विकास के घर को अलग रंग से, शीला के घर को अलग रंग से, करीम के घर को अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही इन सब के बीच में जाने वाले रास्तों को भी दर्शाया गया है। मानचित्र में सबसे नीचे पैमाने को दर्शाया गया है। इस मानचित्र का पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से आगे दी गई दिशाओं का पता लगाइए। पहला, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। इस पृष्ठ पर चित्र 4.2 भी दिखाया गया है, जिसमें दिक् सूचक का चित्र दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 27। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.3 दर्शाया गया है, जिसमें कुछ रूढ़ चिन्ह दर्शाए गए हैं। सबसे पहले चित्र में रेलवे लाइन के रूढ़ चिन्हों को दर्शाया गया है। जैसे बड़ी लाइन के लिए रूढ़ चिन्ह है एक मोटी काली गाढ़ी रेखा और बीच में 2 खाली स्थान। इसी प्रकार मीटर लाइन के लिए रूढ़ चिन्ह है एक गाढ़ी तिरछी लंबी रेखा और उस पर कई सारी पतली खड़ी रेखाएं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन के लिए चिन्ह है एक काली गाढ़ी रेखा और उस पर कई खाली स्थान। उस रेखा के बगल में लाल रंग का चिन्ह बनाया गया है
और बगल में RS लिखा गया है। इसी प्रकार पक्की सड़क के लिए रूढ़ चिन्ह है 2 काली समानांतर रेखाएं। कच्ची सड़क के लिए रूढ़ चिन्ह है स्थान स्थान पर टूटी हुई 2 काली समानांतर रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शाने के लिए चिन्ह है मोटी काली रेखा, फिर बिंदु, फिर काली रेखा, फिर बिंदु। इसी प्रकार राज्य दर्शाने के लिए चिन्ह है पतली काली रेखा, फिर बिंदु, फिर पतली काली रेखा, फिर बिंदु। इसी प्रकार जिले की सीमा दर्शाने के लिए कई छोटी छोटी एक के बाद एक रेखाएं दर्शाई गई हैं। नदी के लिए 2 रेखाओं के बीच में नीला रंग किया गया है। कुएं के लिए एक बिंदु, तालाब के लिए एक वृत्तनुमा आकृति के अंदर नीला रंग, नहर के लिए 2 समानांतर रेखाएं और उनसे निकलती एक काली गाढ़ी रेखा, पुल के लिए 2 समानांतर रेखाएं और उनके छोरों पर बाहर को निकलती हुई छोटी छोटी रेखाएं। इसी प्रकार मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी इत्यादि दर्शाने के लिए भी विशेष प्रकार के चिन्ह दर्शाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन आदि के लिए PO, PTO, PS इत्यादि चिन्ह दर्शाए गए हैं। बस्ती या कब्रिस्तान इत्यादि दर्शाने के लिए भी विशेष प्रकार के चिन्ह अलग अलग रंगों में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार पेड़ या घास दर्शाने के लिए भी पेड़ों या घासों की आकृति से मिलते जुलते चित्र दर्शाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 28। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.4 दर्शाया गया है, जिसमें सुंदरपुर नामक गांव और इसके आसपास के क्षेत्र को दर्शाया गया है। मानचित्र में रूढ़ प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीजें दर्शाई गई हैं। चित्र 4.4 से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाएं। पहला, नदी किस दिशा में बह रही है? दूसरा, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है? तीसरा, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? चौथा, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है? पांचवा, आगे दिए गए स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित हैं? क. छतरी, ख. गिरजाघर, ग. तालाब, घ. मस्जिद, च. नदी, छ. पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, ज. कब्रिस्तान। रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। पृष्ठ संख्या 29। खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भुवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर
अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। अभ्यास। पहला प्रश्न। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूसरा, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तीसरा, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? चौथा, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? पांचवा, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। छठा, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? सातवां, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? दूसरा प्रश्न। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं क, भौतिक मानचित्र, ख, थीमेटिक मानचित्र, ग, राजनीतिक मानचित्र। दूसरा, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? क, जलाशयों, ख, पर्वतों, ग, मैदानों। तीसरा, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है क, प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग, दूरी मापने के लिए। चौथा, पैमाना आवश्यक है क, मानचित्र के लिए, ख, रेखाचित्र के लिए, ग, प्रतीकों के लिए। पृष्ठ संख्या 30। आओ कुछ करें। पहला, अपनी कक्षा के कमरे का रेखा चित्र खींचें तथा उस कमरे में रखे सामान जैसे शिक्षक की मेज, ब्लैकबोर्ड, डेस्क, दरवाजा तथा खिड़कियों को दिखाएं। दूसरा, अपने स्कूल का एक रेखा चित्र खींचें एवं निम्नलिखित को दर्शाएं। अ, प्रधानाध्यापक का कमरा, ब, अपने वर्ग का कमरा, स, खेल का मैदान, द, पुस्तकालय, य, कुछ बड़े पेड़, र, पीने के पानी का स्थल। आओ खेलें। पहला, एक मनोरंजन पार्क का रेखा चित्र खींचें जहां आप बहुत से मनोरंजक क्रियाकलापों को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए झूला, स्लाइड, झूमा झूमी, चक्र, नौका विहार, तैरना, हास्यजनक दर्पण में देखना आदि, अथवा अपने मन के अनुसार दूसरी चीजें। इसी के साथ 8 पाठों की इस पुस्तक का चौथा पाठ यहां समाप्त हुआ।